अल-कायदा का चीफ अल-जवाहिरी मारा गया। क्या इसका मतलब ये है कि अल-कायदा अब खत्म हो चुका है और उसका डर खत्म हो गया है, या अल-कायदा कमज़ोर पड़ चुका है? अब अल-कायदा की क्या स्थिति है? कितने देशों में ये अभी भी एक्टिव है? कौन से बड़े अल-कायदा के लीडर अभी भी खतरा बने हुए हैं? अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग पर ये कितना खर्च कर रहे हैं? और भारत के लिए जवाहिरी की मौत के क्या मायने हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद खबरें जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाई, जान लीजिए। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की चीन ने कड़ी निंदा की है। पेलोसी के ताइवान दौरे को वन चाइना पॉलिसी का हनन बताया है। वहीं ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद नए पीएम के लिए चुनावी रेस जारी है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस में आखिरी मुकाबला होना है, लेकिन हैकिंग के डर से आखिरी चरण के चुनाव में देरी हो सकती है। अब आते हैं आज के मुद्दे, अल-जवाहिरी की मौत और अल-कायदा के भविष्य पर। अमेरिका ने लादेन के राइट हैंड और 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ऐमन अल-जवाहिरी को अफगानिस्तान में मार गिराया। अल-जवाहिरी की मौत आतंकी समूह अल-कायदा के लिए 2011 में हुई लादेन की हत्या के बाद सबसे बड़ा झटका है। अल-कायदा के सरगना जवाहिरी को एयर स्ट्राइक में मारकर अमेरिका ने अपने इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले में मारे गए हजारों लोगों की मौत का बदला ले लिया है। अल-जवाहिरी 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा का चीफ बन गया था। अमेरिका ने उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा था। अल-कायदा का अगला लीडर कौन? आतंकवाद और धार्मिक चरमपंथ पर लिखने वाले और अफगानिस्तान में 2001 और इराक में 2003 के युद्धों को कवर करने वाले जेसन बर्ग के अनुसार अल-जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा सरगना बनने की रेस में सबसे आगे मोहम्मद सलाहुद्दीन ज़ैदान हैं। इसे सैफुल आदिल के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र में जन्मे 60 साल के इस चरमपंथी को लंबे समय से पश्चिम की खुफिया एजेंसियां एक सक्षम लीडर मानती हैं। माना जा रहा है कि इस समय वह ईरान में है और उसके मूवमेंट पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों की नज़र है। सैफ ने अपना जीवन लगभग गुमनामी में जिया है और बहुत कम ये मिस्री कमांडर सामने आया है। इसके अलावा अल-कायदा के अगले संभावित उत्तराधिकारी की रेस में अल-कायदा के मीडिया कैंपेन के डायरेक्टर अब्दुल रहमान अल मगरबी, सीरिया के एक सीनियर विचारक अबू अल वालिद और अल-कायदा से जुड़े स्थानीय संगठनों के कई नेता भी इस रेस में शामिल हैं। अल-कायदा किन देशों में एक्टिव? जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा के ग्लोबल नेटवर्क को झटका तो लगा है, लेकिन लादेन और जवाहिरी की विरासत को संभालने के लिए नए लीडर्स भी तैयार हैं, जैसा हमने आपको बताया है। अल-कायदा अभी भी कई देशों में कई फ्रेंचाइजी के रूप में एक्टिव है, जिनमें पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। ईरान, सोमालिया, यमन समेत कई अल-कायदा से जुड़े हुए आतंकी समूह पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हैं। अल-कायदा का एक सबसे खतरनाक और संसाधन संपन्न समूह अल-शबाब सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका में एक्टिव है। यूएन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस समूह के पास 7,000 से 12,000 फाइटर्स हैं और सालाना ये समूह तकरीबन $24 मिलियन खर्च कर रहा है, जो अल-कायदा के कुल बजट का 25% है। अफगानिस्तान में सबसे लंबा युद्ध लड़कर अमेरिका को क्या मिला? अफगानिस्तान में अयमन अल-जवाहिरी का सफाया इस बात के बारे में बताता है कि अमेरिका पिछले 20 साल में वहां किस तरह से विफल हुआ। अमेरिका तालिबान की वापसी के साथ जब वहां से निकला, तब तक उसने इस 20 साल के युद्ध में 2,439 सैनिक और 3,846 कॉन्ट्रैक्टर खो दिए थे। बावजूद इसके वहां कुछ खास बदला नहीं। तालिबान का एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा है। अफगानिस्तान अब भी आतंकियों की शरण स्थली बना हुआ है और तालिबान अब भी अल-कायदा के सरगना को वैसे ही शरण दे रहा था जैसे 21 साल पहले देता था। अल-जवाहिरी की मौत भारत के लिए क्या है इसके मायने? पिछले साल तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद लगातार डर बना हुआ है कि अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ भी आतंकियों का लॉन्चपैड बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में अल-जवाहिरी की मौजूदगी से इन आशंकाओं को बल मिला। इस साल फरवरी में जवाहिरी ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने कर्नाटक की मुस्कान खान की तारीफ की थी और हिजाब बैन पर सत्ताधारी बीजेपी को चेताया था। अपने एक दूसरे बयान में जवाहिरी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की थी और हिंसा की बात की थी। चूंकि अल-कायदा बाकी दुनिया में सिमटता जा रहा है, ऐसे में भारत को लेकर अल-कायदा का ये रुख चिंता का विषय है। इसी साल जून में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अल-कायदा के कई आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने के बाद
जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को भी अफगानिस्तान में ठिकाना मिला है। भारत के लिए वैसे तो ये अच्छी खबर है कि जवाहिरी मर चुका है। बस चिंता की बात यह है कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद अल कायदा का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो सकता है। भारत में मौजूद अल कायदा का कैडर दाइश में जा सकता है। दाइश मतलब ISIS, जो डिपेंड करता है कि उसके पास इस कैडर को आकर्षित करने के लिए क्या है। ISIS में दक्षिण भारत से शामिल हुए लोगों की खबर भी आपको मिलती रही होगी। हालांकि तालिबान दाइश से नफरत करता है और उन्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बावजूद इसके भारत को लेकर दोनों के हित मिलते जुलते हैं, तो चिंता की बात तो है। भारत तालिबान को लेकर क्लियर नहीं है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान में लगातार राशन और बाकी जरियों से मदद भेजी जा रही है, लेकिन इन सब के साथ भारत के लिए यह भी जरूरी है कि भारत तालिबान के साथ रिश्तों पर ध्यान दे और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तालिबान पर दबाव डालें, ताकि अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ किसी तरह के आतंकी कोशिश न हो। एक और जरूरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित हमारा ये शो अब हर गुरुवार की शाम आएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगा। तो देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी।